Welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry mentor, and we are studying our chapter solution. So students, in our solution chapter in our previous class we have discussed about factors affecting to solubility of gas in liquid. हमारी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. लाइक मैंने आपसे कहा था नेचर ऑफ सोल्यूट या नेचर ऑफ गैस. भाई गैस पोलर है, सॉल्वेंट पोलर है तो सोल्यूबल है ना. अगर गैस नॉन पोलर है, सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है तब भी सोल्यूबल. ठीक है. फिर हमने देखा था कि भाई गैस जो है अगर वो सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाती है तब भी सोल्यूबल, और रिएक्ट नहीं करती है, पोलर नॉन पोलर का इश्यू है, तब हम कहेंगे लीस्ट सोल्यूबल. तो नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट दोनों ही सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर रहे थे. फिर हमने देखा था टेम्परेचर कि भाई अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे जनरली तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और गैस जो है वो स्केप करने की टेंडेंसी रखती है. गैस की सॉल्युबिलिटी मोस्टली केसेस में क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो हम कहेंगे ठीक है भी टेम्परेचर भी अफेक्ट कर रहा है. देन हमने देखा था प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स. अगर पहले से कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, पहले से कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे गैस की सॉल्युबिलिटी घटनी है ना, क्योंकि वाटर या सॉल्वेंट का बहुत सारा हिस्सा दूसरी चीज़ को घोलने में लगा हुआ है. ठीक है. तो अब आप कुछ नया डिसॉल्व करना चाहोगे तो उतना नहीं होगा जितना प्योर वाटर होता, डिस्टिल वाटर होता, उसमें अच्छी सॉल्युबिलिटी आती है. तो हम देखेंगे हाँ ये सारे फैक्टर्स तो हमने पढ़ लिए. तो फिर आज क्या पढ़ना है, तो आज पढ़ना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर. गैस की सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का क्या इफेक्ट है, इसको एक्सप्लेन किया बच्चों हेनरी ने. तो कुल मिला के आज हमें डिस्कस करना है हेनरी लॉ. आज आपको पढ़ना है बच्चों हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ. हेनरी क्या कह रहा है बच्चों, तो हेनरी कह रहा है कि भाई गैस की सॉल्युबिलिटी एक लिक्विड के अंदर आपको बताना है, रिलेशन देना है, मैथमेटिकल रिलेशन देना है. तो अकॉर्डिंग टू हेनरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रखो. यूँ नहीं कि हम गैस को घोलने की कोशिश कर रहे और आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो बढ़ा दोगे तो फिर तुम उड़ ही जाएगी ना, फिर घुलेगी कैसे. तो टेम्परेचर पहले तो कांस्टेंट रख दो. फिर हेनरी कह रहा है कि भाई गैस जो है लिक्विड में जाने पे जितना प्रेशर अप्लाई करे, या आप हाई प्रेशर पे गैस को क्या करो, मान लो अगर हम एक कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल ले ले बच्चों, तो कोल्ड ड्रिंक में होता क्या है, तो हम कहते हैं कि भाई लिक्विड है, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, गैस को एंटर करवाया, है ना. लिक्विड में हमने गैस को एंट्री दी है और प्रेशर क्या रखा है, हाई रखा है. तो हाई प्रेशर पे हमने गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करके ऊपर से क्या किया है, सील कर दिया. थोड़ा तुमने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक जो है ऊपर थोड़ी खाली जगह होती है, एकदम फुल नहीं भरते. कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो, सोडा वाटर की बॉटल हो, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर तो वेरी करता रहता है बॉटल का. लो टेम्परेचर है तो घुल जाती है, लेकिन टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उड़ जाएगी, तो बाहर आएगी, तो जगह तो होनी चाहिए, है ना. इसलिए कभी भी कंप्लीटली फिल्ड बॉटल नहीं होती है बच्चों, चाहे सोडा वाटर हो, चाहे हम देखें कोल्ड ड्रिंक हो. अब बताना क्या है हमें, तो हमें देखना है गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर से कैसे इफेक्ट होती है. तो अगर हम हेनरी लॉ की बात करें तो हेनरी कहता है भी आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख लो. ठीक है, तो हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया. अब बच्चों गैस लिक्विड में जाने के लिए जितना प्रेशर अप्लाई करेगी, क्योंकि सील है, कंटेनर ऊपर तो जा नहीं सकती, तो गैस लिक्विड में जाने के लिए जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी उतनी ज़्यादा वो क्या हो जाएगी, सॉल्यूबल. तो मैं कह दूँ अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन वी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यहाँ वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या वी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर. गैस जितना प्रेशर लगाएगी उतना क्या होती जाएगी, सॉल्यूबल होती जाएगी. तो बस एक सिंपल लैंग्वेज में आपको हेनरी लॉ एक्सप्लेन करना है बच्चों. तो अकॉर्डिंग टू हेनरी आप लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे भाई टेम्परेचर तो कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, तो solubility of gas in liquid at constant temperature is directly proportional to किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
तो बच्चों हम कहेंगे जो गैस ने प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, सॉल्युबिलिटी की जगह आप अमाउंट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो solubility of gas in liquid at constant temperature is directly proportional to pressure. प्रेशर कौन लगा रहा है प्रेशर? तो हम कहेंगे गैस लगा रही है। किसके ऊपर लगा रही है? सॉल्यूशन के ऊपर लगा रही है। सॉल्यूशन के अंदर एंट्री लेनी है, तभी तो सॉल्युबिलिटी बताएंगे। तो हम कहेंगे प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, ऐसा मानना है हेनरी का। तो हम कहेंगे सही है भी, जितने ज़्यादा हाई प्रेशर पे हमने गैस को एक बार एंट्री करा दी और गैस बहुत ज़्यादा है ना, आपने सील कर दिया, अब गैस क्या करेगी? लिक्विड में जाने के लिए प्रेशर लगाएगी। अब जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएगी उतना लिक्विड में मिक्स होगी, और लिक्विड में मिक्स होगी मतलब लिक्विड में सॉल्यूबल, ठीक है। अब हम मान लेते हैं बच्चों अमाउंट ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं भाई m ग्राम गैस है जो आपके v वॉल्यूम सॉल्यूशन में क्या है? डिजॉल्व है, ठीक है। तो लेट द m ग्राम ऑफ द गैस, m grams of gas dissolved in v ml of solvent at constant temperature। टेम्परेचर बच्चों आपको कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो हम कहेंगे भी गैस का अमाउंट तो m है ना, सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है? v मिलीलीटर है, और टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है ना। एंड द प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम से क्या समझे तुम? प्रेशर ऑफ द गैस in equilibrium with liquid is P। अब तो देखो मैंने कहा कि भाई गैस प्रेशर लगाई, अब यूँ कहने कि जितना प्रेशर लगाया पूरी की पूरी गैस घुल गई, थोड़ी बहुत घुल जाएगी, वापस क्या हो जाएगी? थोड़ी ऊपर आ जाएगी। हम कहेंगे ठीक है, अब वापस ऊपर आएगी तो गैस क्या है? बाहर जाने का तो रास्ता नहीं, वापस प्रेशर लगाई, ठीक है। तो भाई ऐसे तो चलता जाएगा। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जितनी गैस डिजॉल्व हो रही है, ऊपर भी तो है खाली जगह कोल्ड ड्रिंक में, है ना, तो हम कहेंगे हाँ जहाँ खाली जगह वहाँ हवा है, यानी कि गैस है, गैस रखा है अपने। तो गैस जितनी है वो एक बार तो प्रेशर लगाएगी अंदर आने के लिए। अब सॉल्युबिलिटी तो फिक्स है ना कि भाई इतने में इतनी घुलनी, बहुत सारी तो डिजॉल्व हो नहीं सकती, प्रॉपर अमाउंट होता है सबका। तो हम कहेंगे कि नई गैस तो प्रेशर लगाएगी तो अंदर डिजॉल्व होती जाएगी, पुरानी वापस क्या हो जाएगी? ऊपर आ जाएगी, है ना। पुरानी का डिसोल्यूशन कम हो जाएगा, वापस पुरानी वाली अंदर जाने के लिए प्रेशर लगाएगी, जो पहले घुली थी वो ऊपर आ जाएगी। तो क्या होगा? तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम आ गया, ये जा रही है वो आ रही है ना, फिक्स है अमाउंट तो इतनी घुलनी थी, तो ठीक है। तो गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, समझ में आ गया। और इक्विलिब्रियम कब आता है? जब कंटेनर क्लोज होता है। तो हमने पहले ही देख लिया कि भाई सील्ड कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है उसकी बात कर रहे हैं, सोडा वाटर एक बिल्कुल बंद बॉटल है उसकी बात कर लो। तो हम कहेंगे ओके। तो भाई इस हिसाब से चले बच्चों, तो m प्रोपोर्शनल टू p, अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? तो हम कहेंगे p। और m इक्वल्स टू, तो m इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ले लेते हैं kp, तो m प्रोपोर्शनल टू p और m इक्वल्स टू kp। ये हेनरी का लॉ है। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई जब हेनरी लॉ चल रहा था, हेनरी ने अपना कॉन्सेप्ट दिया गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर। उस टाइम डाल्टन्स लॉ भी काफ़ी सही था, है ना, डाल्टन्स लॉ भी प्रेशर से रिलेटेड था, ठीक है। लेकिन डाल्टन लॉ था कि भाई गैस या हवा में जो गैसेस का मिक्सचर है उसकी बात कर रहा था। अब अगर बच्चों तुम डाल्टन्स लॉ पे जाओ, क्लास 11 चैप्टर गैसेस स्टेट, तो अगर आपने डाल्टन्स लॉ देखा कि भाई हवा में ऑक्सीजन गैस भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, तो हम कहेंगे हाँ। अब ओवरऑल तो आप एयर का प्रेशर बता रहे हो, इंडिविजुअल तो नहीं बता रहे हो। डाल्टन कह रहा है इंडिविजुअल प्रेशर बताओ कि भाई प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बताओ, तो हम कहेंगे प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन कितने, ठीक है। ऑक्सीजन की तरफ से अप्लाइड प्रेशर बताओ, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन की मोल फ्रैक्शन ले लो। और CO2 का प्रेशर बताओ, तो हम कहेंगे CO2 का मोल फ्रैक्शन देख लो। तो ग्रेटर द मोल फ्रैक्शन ग्रेटर विल बी इंडिविजुअल प्रेशर, या इसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर,
ठीक है। एक तो होता है टोटल प्रेशर कि भाई आपको जो मिक्सचर दिया है ना उसका ओवरऑल प्रेशर, हम एक एक की बात नहीं करेंगे, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है ना। मतलब एयर का प्रेशर हम मानते हैं 1 atm है ना, तो एयर का प्रेशर 1 atm या 760 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। तो अब एयर में हम अलग अलग थोड़ी कहेंगे CO2 का इतना है, O2 का इतना है, N2 का इतना है, वाटर वेपर का इतना है, तो हम कहेंगे नहीं इतने मिक्सचर की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल बता दो। तो ओवरऑल ठीक है, डाल्टन लॉ चल रहा था, लेकिन ये गैस ही है। हेनरी क्या बात कर रहा है, गैस इन लिक्विड की बात कर रहा है, गैस इज इन लिक्विड और इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। कंटेनर हमने क्लोज रखा था तो गैस हवा में तो जा ही नहीं सकती थी, तब की बात कर रहा है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, है ना। तो एक दो क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी में भी ऐसे ही जहाँ फंस जाते हैं, क्यों? क्योंकि एक बार हम डाल्टन लगा लेते हैं और अगली कंडीशन में हम हेनरी लगा लेते हैं। तो डाल्टन इसलिए लगाते हैं कि डाल्टन आपने पढ़ रखा है, डाल्टन नॉर्मल चीज़ है कि भाई ओवरऑल गैसियस मिक्सचर है तो एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर कितना होगा, तो हम कहेंगे गैस जितनी ज़्यादा होगी उसका अप्लाइड प्रेशर भी इतना ज़्यादा होगा। भाई तुम्हें पता है कि हवा में 78% तो नाइट्रोजन ही है। अब तुम पूरी हवा का एयर का प्रेशर कितना मानते हो, तो हम कहेंगे हम एयर का प्रेशर तो 1 atm मानते, तो ठीक है, लेकिन एयर में नाइट्रोजन आपकी 78% है, यानी इसका 78% पार्ट तो नाइट्रोजन की तरफ से अप्लाइड होना चाहिए, है ना। तो कोई कहते हैं कि P नाइट्रोजन 0.78 होगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि ओवरऑल 1 है ना। और जो एक आप पर्टिकुलर गैस की बात कर रहे हो 78% है, तो इसका 78% प्रेशर अप्लाइड बाय द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, तो हम कहेंगे ओके भाई नाइट्रोजन का अप्लाइड प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों हेनरी का। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते थे हेनरी में, तो हम मल्टीप्लाई करते थे टोटल प्रेशर से कि भाई टोटल प्रेशर का इतना पार्ट जो है वो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है। तो ये चल रहा था क्या, तो हम कहेंगे तो डाल्टन है, और ये तो गैस की बात कर रहा है, गैसेस मिक्सचर की बात कर रहा है। हेनरी किसकी बात कर रहा है, तो हेनरी बात कर रहा है गैस इन लिक्विड। अब आपसे कहेगी नहीं मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में बताओ, तो हेनरी कह रहा है जो डाल्टन की बात है वो इस पर भी अप्लाई होती है ना। तो बच्चों अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई मिक्सचर के टर्म्स में बात करें, इफ देयर इज 2 or more than 2 or more than 2 non-reacting gases, ठीक है, अगर आपके पास क्या है गैसेस का मिक्सचर है। अब मैं कहूँगी लो अब बता दो सॉल्युबिलिटी, तो हम कहेंगे अब सॉल्युबिलिटी को जो है हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे मोल फ्रैक्शन के टर्म में, ठीक है। तो बच्चों इफ देयर इज 2 or more than 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेस, है ना, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि आप ले लीजिए गैसियस मिक्सचर, ठीक है भाई, आप ले लो गैसियस मिक्सचर। अब तो हम कहेंगे देन सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड in terms of mole fraction. Solubility is expressed in terms of mole fraction. अब हमें हमारा आंसर जो है वो मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। अब बच्चों मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कैसे, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। अब बच्चों देखो इस रूल में ना थोड़ा आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा, है ना, बातें दोनों सेम है। अगर आपको कह दे कि भाई गैस की सॉल्युबिलिटी एक्स गैस के मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर, तो हम कहेंगे प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस। ये एक्स गैस जो है ना वो है गैस इन लिक्विड। भाई लिक्विड के अंदर कितने गैस के मोल फ्रैक्शन आए, तो हम कहेंगे गैस कितना प्रेशर लगा रही है उतने हो जाएंगे, तो x प्रोपोर्शनल टू p और x इक्वल्स टू kp। सही। दूसरी बात, तो हम कहेंगे गैस कितना प्रेशर लगाती है। भैया आपने हवा में रखा है ना गैस को, तो गैस के जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे उतना गैस क्या करेगी, पानी के ऊपर प्रेशर लगाएगी, है ना। भाई आपके पास 4 तरह की गैसेस है, अब जो गैस ज़्यादा होगी वही तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, ठीक है। लेकिन इस बार
P गैस में किसका ज़्यादा लेंगी, जो हवा में ज़्यादा प्रेजेंट है। तो प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस, तो बच्चों प्रेशर लग तो लिक्विड पे रहा है, सिलेंडर तो बंद है, गैस ऊपर तो जा नहीं सकती, तो हम कहेंगे हाँ प्रेशर तो लिक्विड पे लग रहा है। अब गैस लिक्विड पे जितना प्रेशर लगाएगी उतनी घुल भी तो जाएगी। तो P गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X गैस। तो दोनों बातें सही है, लेकिन बच्चे उलझ जाते हैं, है ना, मतलब अलग अलग है। आप सोचोगे कि एक बार तो मैम कह रही है X गैस प्रोपोर्शनल टू P गैस और दूसरी बार कह रही है P गैस प्रोपोर्शनल टू X गैस, ये कैसे हो सकता है, दोनों कैसे डिपेंड कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनो, मैं कह रही हूँ कि भाई गैस के मोल फ्रैक्शन जितने ज़्यादा होंगे हवा में, मेरे पास हवा में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, CO2 भी है, मॉइस्चर भी, और मैं कह रही हूँ नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, तो भाई जो गैस सबसे ज़्यादा होगी वो उतना प्रेशर लगाएगी। बात तो सही, जो गैस ज़्यादा है वो प्रेशर लगाएगी, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे इस गैस को पानी में घोलना है, तो तुम कहोगे कि गैस जितना ज़्यादा प्रेशर किसके ऊपर लगाएगी, लिक्विड के ऊपर, क्योंकि अब मुझे उन सारे मिक्सचर में से क्या करना है, उन मिक्सचर में से हर एक गैस को पानी में घोलना है ना, डिजोल्व इन वाटर। तो मैं कहूँगी जो गैस पानी के ऊपर जितना प्रेशर लगाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर उतनी ज़्यादा होगी। तो ये मोल फ्रैक्शन जो है ना बच्चों, ये लिक्विड के अंदर है, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये हम डाल्टन के अकॉर्डिंग भी बता रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, तो ये भी सही है वो भी सही, ठीक है। अब आपका न्यूमेरिकल करने का तरीका जो रहेगा वो इस पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो अगर आप अलग अलग बुक्स पे पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, बातें दोनों सही है। एक बार मोल फ्रैक्शन हवा में है, एक बार मोल फ्रैक्शन पानी में है, तो पानी में कितनी गैस घुलेगी, तो तुम कहोगे जितना वो प्रेशर लगा रही थी उतनी घुल जाएगी, ठीक है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या कह सकते हैं हम, तो हम कहेंगे भाई गैस की सॉल्युबिलिटी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो हम कहेंगे प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस ओवर द सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, partial pressure of the gas, partial pressure of the gas किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर, ठीक है। तो partial pressure of the gas over the solution, partial pressure of the gas in vapor phase, ठीक है, मतलब वो गैस है पानी में नहीं गई है, अब प्रेशर लगा रही है ओवर द सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि गैस का प्रेशर कहाँ, तो हम कहेंगे गैस गैस फॉर्म में घुली नहीं अभी तक, ठीक है। तो वेपर फेस किसके ऊपर लगा रही है, ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो हम कहेंगे ओके भाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी, तो हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, ठीक है। गैस जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएगी लिक्विड पे उतना लिक्विड में घुलेगी ना, तो अब बात चल रही है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है कि x प्रोपोर्शनल टू p और p प्रोपोर्शनल टू x में फ़र्क क्या है, बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके भाई ये हो गया यहाँ तक हेनरीज लॉ। तो आप कह रहे हो कि अच्छा भाई गैस का अप्लाइड प्रेशर है ना वेपर फेज पे, मान लो वो हो गया p, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे p गैस, गैस का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x गैस, ठीक है। लेकिन x गैस क्या है, तो बच्चों x गैस मोल फ्रैक्शन है, लेकिन वो मोल फ्रैक्शन पानी के अंदर है, घुलने के बाद है ना, ओवरऑल है। तो हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो भाई P प्रोपोर्शनल टू X और P इक्वल्स टू
KHX, ठीक है। तो P इक्वल्स टू KHX, दिस इज हेनरीज लॉ। और KH क्या है बच्चों? तो KH आपका है हेनरी कांस्टेंट। KH जो है हेनरी कांस्टेंट। अब एक बार शुरू से पढ़ लो, क्या देख रहे हैं हम हेनरीज लॉ के अंदर। तो देखो हेनरी लॉ क्या बता रहा है, तो हम कहेंगे भाई हेनरी लॉ आपको कहता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो गैस लिक्विड में कितनी सोल्यूबल होगी। तो अकेली गैस है तो मोल फ्रैक्शन का कोई इश्यू ही नहीं था, तो हम कहेंगे भाई गैस का अमाउंट किसके अंदर, पानी के अंदर, यानी कि M, वो प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो M प्रोपोर्शनल टू P और M इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे KHP। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, या KP, सॉरी KH नहीं लिखेंगे, KP, K कांस्टेंट है। ओके, अब M और P में हमने ग्राफ प्लॉट नहीं की, तो भाई हम कहेंगे M क्या है, अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। तो बच्चों M और P में अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और M बाय P क्या है, कांस्टेंट है K, तो ग्राफ का जो स्लोप आएगा है ना, क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी M अपॉन P, यानी कि K। तो हम कहेंगे ओके, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो M और P में ग्राफ प्लॉट कर लो, ठीक है। स्लोप जो है वो K के इक्वलेंट है, लेकिन ये तो एक गैस की बात चल रही थी, तो हमने कहा मिक्सचर ले लो। तो भाई जब आप मिक्सचर लेंगे तो हम गैस की सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्रेस करें, ठीक है। अब हम कहेंगे कि भाई हवा में तो आपने बहुत सारा मिक्सचर रख दिया, मान लो मैंने तो क्या किया कि एक कंटेनर में पानी ले लिया, ऊपर हवा है, एयर है, और कंटेनर बंद कर दिया। तो भाई अब सब गैसेस अलग अलग है ना, आपको दिख रहा है कि एयर है, लेकिन नाइट्रोजन भी पानी में घुलने की कोशिश करेगी, CO2 भी घुलने की कोशिश करेगी, ऑक्सीजन भी घुलने की कोशिश करेगी, डिपेंड्स, है ना। तो हम कहेंगे हाँ अलग अलग गैस जो है वो अपनी अलग अलग सॉल्युबिलिटी दिखाएगी, ठीक है। अब ऊपर जितने मोल फ्रैक्शन है उसके अकॉर्डिंग उसका प्रेशर डिसाइड होगा। भाई हवा में नाइट्रोजन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन का प्रेशर ज़्यादा होगा, और हवा में CO2 लीस्ट है तो उसका प्रेशर भी तो लीस्ट होगा। अब नाइट्रोजन हवा में ज़्यादा है तो प्रेशर भी तो ज़्यादा आएगा, और वो जितना प्रेशर लगाएगी तो पानी में जाएगी, ठीक है। तो हवा में तो 78% है, लेकिन बाकी मुझे देखना पड़ेगा ना क्या पानी में 78% है। तो सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है कि प्रेशर भी अप्लाई करे, मतलब प्रेशर जितना ज़्यादा हो प्रेशर पर डिपेंड करेगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन CO2 वो तो रिएक्ट ही कर जाती है। तो हम कहेंगे हाँ, तो हो सकता है भले अमाउंट कम हो, प्रेशर कम हो, लेकिन अच्छी खासी घुल जाएगी, ठीक है। तो इस चक्कर में हम क्या बोलेंगे कि भाई गैस जितना प्रेशर लगाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर उतनी ही ज़्यादा आएगी। क्लियर, X प्रोपोर्शनल टू P और P प्रोपोर्शनल टू X में फ़र्क समझ में आ गया, है ना। हवा में जो गैस जितनी ज़्यादा होगी उसके मोल फ्रैक्शन जितने ज़्यादा होंगे उसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर, तो हम कहेंगे प्रेशर जो है वो उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा था। डाल्टन भी यही कह रहा था। हेनरी क्या कह रहा है कि ठीक है आपने प्रेशर निकाल दिया, किसका ज़्यादा है। अब वो जितना ज़्यादा प्रेशर लिक्विड पे लगाएगा उतनी सॉल्युबिलिटी भी पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर ज़्यादा आएगी। तो उस बात को उसने आगे ले लिया कि ठीक है भाई P गैस प्रोपोर्शनल टू X गैस, प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस ओवर द लिक्विड, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड। KH यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट है। अब बच्चों KH X गैस के तो इन्वर्सली आएगा, KH की यूनिट वही होगी जो प्रेशर की यूनिट होगी, ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि X तो मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक कंपोनेंट के मोल अपॉन सारे कंपोनेंट के मोल, तो ये तो यूनिट लेस है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि भाई KH की यूनिट क्या लिखें, तो हम कहेंगे जो प्रेशर की यूनिट है। अब प्रेशर तो चाहे मिलीमीटर मरकरी में लिखो, है ना, या किस में लिखते हैं, ATM में लिख दो या पास्कल में लिख दो, तो हेनरी कांस्टेंट की यूनिट भी वही मानी जाएगी। अब अगर ध्यान से देखिए बच्चों, तो प्रेशर तो फिक्स है ना कि भाई हवा में जितनी गैस है जितना उसका परसेंटेज है उतना प्रेशर लगाएगी, ठीक है। तो प्रेशर एक बार फिक्स मान लूँ तो KH हेनरी कांस्टेंट जो है वो सॉल्युबिलिटी के क्या आ रहा है, इन्वर्सली, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होता है, गैस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, हायर द वैल्यू ऑफ KH
at given pressure, lower is the solubility of the gas in the liquid. KH और X क्या आ रहे थे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. फॉर्मूला देखो, है ना, हेनरी कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी की क्या है? इनवर्स. जितनी ज़्यादा हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे उससे डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? उतनी कम आएगी. तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बच्चों, है ना. कंपटीशन में भी पूछा जाता है. हायर द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट एट अ गिवन प्रेशर, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. क्लियर? अब बच्चों ये टेम्परेचर के साथ भी वेरी करेगा. अब आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, है ना. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैंने आपको बताया था गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. तो टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो गैस तो एस्केप कर गई, मतलब सॉल्युबिलिटी घट गई, मतलब हेनरी कांस्टेंट बढ़ गया, है ना. तो हम क्या बताएंगे कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी. ठीक है. मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है. अब बच्चों ड्यू टू दिस रीजन एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन हॉट वाटर. मतलब पानी में रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जिन्हें हम कहते हैं जलीय जीव जंतु, है ना, पानी में फिश है और भी जो भी एनिमल्स है, उनका प्रॉब्लम क्या है? वो सांस में क्या ले रहे हैं, है ना, वो ले रहे हैं पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, है ना. आपने पढ़ा होगा गिल्स के थ्रू वो वाटर सॉल्युबल ऑक्सीजन है उसको ले रहे हैं. भाई सरफेस पे थोड़ा ना आ रहे, हवा ले रहे हैं. तो हम कहेंगे नहीं. तो पानी में ऑक्सीजन की घुली हुई अमाउंट जितनी ज़्यादा होगी उतना उनका ब्रीदिंग अच्छा होगा. तो हम कहेंगे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन मतलब गैस इन लिक्विड. लेकिन वो तो टेम्परेचर के साथ वेरी करती. पानी गर्म है, टेम्परेचर बढ़ गया तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो गैस तो इवॉल्व हो जाएगी. तो पानी में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कम. तो उनको सांस लेने में दिक्कत आती. और ठंडा पानी होगा तो गैस खूब सारी. तो अगर ठंडा पानी है तो वो आराम से क्या कर सकते हैं, उसके अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को ब्रीदिंग में ले सकते हैं. तो ये भी फैक्टर है कि एक्वेटिक एनिमल्स जो है, एक्वेटिक स्पीशीज जो है बच्चों, वो क्या करते हैं? कोल्ड वाटर में बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू, तो हम कहेंगे हॉट वाटर. ठीक है. अब ये तो हो गया हेनरी लॉ. अब बच्चों हेनरीज लॉ की कंडीशंस क्या क्या है? पहले कंडीशंस पढ़ लेते हैं, फिर एप्लीकेशंस पढ़ लेंगे. तो बच्चों कंडीशंस फॉर हेनरीज लॉ. कंडीशंस फॉर हेनरीज लॉ. तो हेनरी लॉ तो क्लियर है ना. गैस लिक्विड पे जितना प्रेशर अप्लाई करेगी उतना ज़्यादा गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी होगी. हम कहेंगे ठीक है. अब अप्लाइड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम सॉल्युबिलिटी को स्टडी करना चाहते हो. तुम चाहते हो P प्रोपोर्शनल टू X, इसको मैं स्टडी कर. मतलब क्या? तो हम कहेंगे कि भाई प्रेशर जो है जैसे जैसे बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे क्या होगी? बढ़ेगी. तो आप क्या करेंगे? धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. सॉल्युबिलिटी को प्रेशर के अकॉर्डिंग बताना है. तो प्रेशर जैसे जैसे है ना, पहले हमने कम रखा, फिर ज़्यादा, तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा तो हम देखेंगे धीरे धीरे क्या होगा? सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है. ठीक है. अब होगा क्या बच्चों? तो हम स्टडी कर रहे हैं प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में. ठीक है. तो एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो एकदम से सॉल्युबिलिटी हाईएस्ट पर स्टडी बंद हो जाएगी. ठीक है. तो वेरी कराना है आपको, रिलेशन बताना है. तो आप कहेंगे भाई प्रेशर should not be too high. Pressure should not be too high. ठीक है. फर्स्ट तो ये हो गया. सेकेंड, तो बच्चों सेकेंड है टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो. अब टेम्परेचर बहुत कम क्यों नहीं होना चाहिए? तो आप खुद सोचो कि अगर टेम्परेचर बहुत ही कम होगा तो इक्विलिब्रियम कैसे लाओगे? है ना. हमने तो हेनरी लॉ पहले ही देख लिया था कि गैस लिक्विड के साथ क्या होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम. मतलब गैस नई वाली जा रही है, पुरानी ऊपर आ रही है ना. अगर बहुत सारा प्रेशर इनिशियली है तो घुल ही जाएगी, ऊपर आएगी नहीं. इक्विलिब्रियम कहाँ से लाएंगे? तो इक्विलिब्रियम स्टेट लाने के लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर इतना कम नहीं होना चाहिए, गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो ऊपर आ ही नहीं रही है, तो फिर बात ही खत्म. ठीक है. अब बच्चों सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट. तो आपको पता है अगर पहले से कुछ घुला हुआ होता है
तो सारी गड़बड़ हो जाती है। तो सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, है ना, मतलब नो इम्प्योरिटी। ठीक है। और अगर याद हो बच्चों तो शुरू में ही मैंने बताया था कि हेनरी लॉ तभी अप्लाई होगा जब गैस सॉल्वेंट से रिएक्शन नहीं करेगी। गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, क्योंकि बच्चों फिर आप इक्विलिब्रियम कैसे लाएंगे, है ना। मैंने आपको क्या कहा था, गैस घुली, ठीक है, जितनी घुलनी थी घुल गई, फिर बाहर आ गई, फिर घुल जाएगी, प्रेशर लगाएगी, फिर बाहर आ जाएगी। ठीक है। अब एक सिचुएशन में क्या होगा कि भाई जितनी अंदर जा रही है प्रेशर लगा के डिजोल्व हो रही है और उतनी की उतनी उसमें से बाहर आ रही है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो फिक्स होती है, गैस तो बहुत सारी अवेलेबल है, तो धीरे धीरे इक्विलिब्रियम आ जाता है। अगर वो रिएक्ट ही करेगी तो वो तो कुछ बन गया ना, अब ऊपर कैसे आएगी, इक्विलिब्रियम तो आएगा ही नहीं, तो सारा गेम इक्विलिब्रियम का था, है ना। तो हम कहेंगे नहीं भाई, अगर रिएक्ट कर जाएगी तो मतलब नहीं है। ठीक है। तो गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, और इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ गैस इन लिक्विड शुड नॉट चेंज। मतलब जैसे CO2 प्लस वाटर, तो आप कहेंगे भाई CO2 अगर पानी में जाएगा तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, तो मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज होगी ना। पहले CO2 था, अब कार्बोनिक एसिड है, तो हमने कहा था नहीं लगेगा हेनरी लॉ। तो मॉलिक्यूलर स्टेट हमें क्या रखनी है, सेम रखनी है। तो मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ गैस इन लिक्विड शुड नॉट चेंज, है ना, या शुड बी सेम लिख दो, बदलनी नहीं चाहिए। या लिक्विड में भी उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये 4 कंडीशंस है। हेनरी लॉ तभी अप्लाई होगा जब ये चारों कंडीशंस क्या होंगी, फुलफिल होंगी। क्लियर। अब डेली लाइफ में हेनरी लॉ का यूज क्या है, तो बच्चों देखो बहुत सारे यूजेस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। अब अगर मैं आपको कहूँ कि भाई कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, सोडा वाटर है, CO2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ाओ, तो तुम कहोगे एक बार क्या करो, गैस को कंप्रेस कर दो, हाई प्रेशर अप्लाई कर दो, गैस कंप्रेस हो जाएगी, बॉटल सील कर दो। अब बहुत सारी गैस तुमने छोटी सी जगह में डाल दी, है ना, तो अब गैस क्या होगी, कम जगह में ज़्यादा गैस, वॉल्यूम कम, गैस ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा। अब वो गैस क्या करेगी, धीरे धीरे प्रेशर लगाएगी लिक्विड में जाने के लिए। ठीक है। तो हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर प्रेशर हाई होता है तो कोई भी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों एक स्कूबा डाइवर, डीप सी डाइवर, है ना। डीप सी डाइवर मतलब समझे, गोताखोर जिसे बोलते हैं। अब इसके साथ समस्या क्या है, देखो डीप सी डाइवर मान लो कि भाई ये डाइवर ये पानी में जा रहा है, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि भाई ये ग्राउंड लेवल पे था, है ना, डीप सी डाइवर है तो ये ग्राउंड लेवल पे था और ये कहाँ जा रहा है, तो हम कहेंगे ये डीप सी वाटर में जा रहा है, जमीन के अंदर जा रहा है। अब बच्चों जैसे जैसे ये अंदर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, तो हम कहेंगे जैसे जैसे नीचे तैर के जाएगा एयर का प्रेशर बढ़ेगा और गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपने तो पहले ही हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ रखा है कि प्रेशर जितना ज़्यादा होता है गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो हम कहेंगे ठीक है, या X प्रोपोर्शनल टू P बोल दो, बात एक ही है, गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर पे डिपेंड करती, तो हम कहेंगे ओके। अब होगा क्या बच्चों, तो जैसे जैसे डीप सी डाइवर पानी के अंदर गया तो हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी तो बढ़ेगी, है ना, प्रेशर बढ़ा सॉल्युबिलिटी बढ़ी। क्लियर। अब प्रेशर बढ़ा सॉल्युबिलिटी बढ़ी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सांस लेने में आसानी। अब बच्चों जब ये यहाँ पहुँच गया ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, अब इसको ऊपर आना है तो तुम हो गया आ जाएगा, दिक्कत क्या है। तो भाई जैसे जैसे ऊपर आएगा प्रेशर घटेगा, सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए, तो हम कहेंगे बिल्कुल सॉल्युबिलिटी तो प्रेशर के साथ साथ वेरी करती, जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है। अब क्या करें, तो भाई अगर आप सोचो कि प्रेशर घटा सॉल्युबिलिटी घटी, मतलब गैस जो पहले तो क्या हो रही थी, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा थी, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है, गैस की। इस बार सॉल्वेंट कौन है, तो हम कहेंगे ब्लड है भी,
गैस इन लिक्विड की बात करें ना, हेनरी लॉ, तो हम कहेंगे इस बार गैस इन ब्लड है। अब सोचो कि भाई हवा में क्या है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन तो चलो यूटिलाइज हो जाती है बॉडी पार्ट्स में, है ना, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन घुल जाती है और फिर नहीं आए तो सांस के थ्रू वापस बाहर भी आ जाएगी, नॉन रिएक्टिव है। तो हम कहेंगे कि अब देखो आप कह रहे हो कि सॉल्युबिलिटी घटेगी, तो देखो ये ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स। अब तो भाई जब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा थी तब तो ब्लड में ऑक्सीजन नाइट्रोजन घुल गई, कोई टेंशन नहीं था, है ना, लेकिन सॉल्युबिलिटी घटी तो ये बाहर आएगी। बाहर कैसे आती है गैस, तो हम कहेंगे बबल्स बनाती। अब तुम सोचो कि ये ब्लड कैपिलरीज में नाइट्रोजन के अगर बबल्स बनना शुरू हो गए तो ये तो हार्ट अटैक वाली सिचुएशन हो जाए, है ना। ब्लॉकेज क्या होता है, हार्ट अटैक आने से पहले क्या होता है, ब्लॉकेज होता है। भाई ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, थोड़ा सा हैवी होता है, थिक होता है ना, ज़्यादा तेल घी खाने से हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो गांठ होती है एक तरह से, ठीक है। तो हम कहेंगे इस तरह से कुछ होगा कि भाई कैपिलरीज में क्या होंगी, छोटी छोटी नोट्स बन जाएंगी, है ना, और ब्लड फ्लो को क्या करेंगी, प्रॉब्लम करेंगी, ब्लड फ्लो आराम से नहीं हो पाएगा, तो हम कहते हैं हार्ट अटैक आ गया, छोटा मोटा हार्ट अटैक आ गया, माइनर हार्ट अटैक आ गया, तो माइनर नोट बन गई थी, है ना, तो हम कहेंगे ये तो सीरियस हो जाएगा भाई। तो कभी कभी ये इतना सीरियस हो जाता है कि डेथ भी हो सकती है ना, मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, तो बेचारा तो घूमने गया था मरने लग गया। तो हम कहेंगे स्कूबा डाइवर जो है इस प्रॉब्लम को भाई फॉलो करता है ना। तो देखो स्कूबा डाइवर्स यानी कि डीप सी डाइवर्स सफर फ्रॉम अ प्रॉब्लम वाइल ब्रीदिंग अंडर वाटर एट हाई प्रेशर, क्योंकि सिलेंडर लेके जा रहे हैं, है ना, हाई प्रेशर पे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है उनके पास, तो कहेंगे प्रेशर ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब हाई प्रेशर से क्या होगा, तो हम कहेंगे इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड। When the divers come towards the surface, the pressure gradually decreases. So solubility of gas in blood decreases. This leads the formation of bubbles of nitrogen in blood. अब यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, नाइट्रोजन बबल बन जाएंगे ब्लड के अंदर। अब कैसे दूर करें, तो बच्चों द बबल्स ब्लॉक ब्लड कैपिलरीज एंड क्रिएट मेडिकल सिचुएशन कॉल्ड बेंड्स, है ना। इस प्रॉब्लम को क्या कह रहे हैं, बेंड्स कह रहे हैं, ठीक है, जो कि पेनफुल है और डेंजरस भी है। तो अब करें क्या, तो भाई हम गैस को हल्का कर लेते हैं, है ना, कि भाई गैस फटाफट क्या आ जाए, बाहर आ जाए, सॉल्युबिलिटी हल्की गैस होगी तो क्या होगा, एकदम से बाहर आ जाएगी। तो ये कह रहा है कि आप उसको जो सिलेंडर दे रहे हो, है ना, गैस का सिलेंडर दे रहे हो जिसको मास्क लगा के वो जा रहा है, उसमें आप हल्की गैस यानी हीलियम भर दो, 11.2% हीलियम भर दो, बस आपका काम हो जाएगा। तो देखो to avoid bends as well as toxic effect of high concentration of nitrogen in blood, the tanks used by scuba divers are filled with air diluted with helium. तो बच्चों 11.7 है, 11.7% हीलियम भर दो, 56.2% नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन तो हाई रखना पड़ेगा, है ना, तो 32.1% ऑक्सीजन। तो इस मिक्सचर से क्या होगा, वो बेंड वाली समस्या दूर हो जाएगी। जैसे ही डाइवर सरफेस पे आएगा तो हीलियम हल्की ये क्या करेगी, अपने साथ साथ फटाफट नाइट्रोजन को भी बाहर निकाल देगी, और नाइट्रोजन कंसंट्रेशन ऑलरेडी कम है, और हीलियम नॉन रिएक्टिव है, तो आपको ध्यान रखना, इनर्ट गैसेज है ना, बॉडी में गई किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डालती, हार्मफुल इफेक्ट नहीं मतलब करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक प्रॉब्लम जो कि स्कूबा डाइवर फेस करता है, यानी कि बेंड। अब एक प्रॉब्लम और आता है बच्चों, ऑक्सीजन लेवल ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा होता है ना, अगर आप ग्राउंड लेवल पे रहते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ठीक है, घर की छत पे भी अगर आप चले जाते हो, ठीक है, तो आपको लगता है कि एक बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, सांस लेने, जितना ज़्यादा हाइट पे होगा, ठीक है, तो हम कहेंगे भाई जो क्लाइंबर्स हैं, एवरेस्ट पे जा रहा है, उसको तो मास्क लगा के जाना पड़ेगा, है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल है ही नहीं जो ग्राउंड पे होता है। तो हम कहेंगे जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं एयर कम हो जाएगी, एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, मतलब एयर के मोल फ्रैक्शन ही कम हो गए, तो एयर का प्रेशर भी कम। अब हवा का प्रेशर ही कम है तो सॉल्युबिलिटी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बच्चों अगर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई तो हम कहेंगे कम होगी। अब रोज की प्रॉब्लम है, जो लोग वहाँ रहते हैं, पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, जो ऊंचाई पे रहते हैं उनके साथ तो रात दिन यही समस्या है कि भाई उनका तो घर ही वहाँ है,
तो बच्चों जो भी हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पे जो रहते हैं, है ना, वहाँ प्रॉब्लम क्या है, तो वहाँ प्रॉब्लम है ब्लड में ऑक्सीजन की पूरी तरह से सप्लाई ना हो। अब अगर ब्लड में ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई ना हुई, है ना, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन थोड़ा कम मिल रहा है, तो प्रॉब्लम बॉडी में आएगा। तो वहाँ के लोग अगर आपने देखे तो थोड़े से हाइट में छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड लेवल, है ना, हाइट छोटी होती है, और IQ जिसे बोलते हैं वो थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो बच्चों इस प्रॉब्लम को कहते हैं एनोक्सिया। तो नेक्स्ट है एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन एट ग्राउंड लेवल. This leads the low solubility of oxygen in blood and tissues of people living at high altitude or climbers. Now, low blood oxygen causes climbers to become weak and unable to think clearly. This is called anoxia. तो भाई ये भी एक समस्या है जो वहाँ के लोग फील करते हैं, है ना। तो इसे भी हम लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ के अंदर। क्लियर बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हेनरी लॉ पे बेस्ड। तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन है, इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस X इज 0.5 ग्राम पर लीटर एट 1 बार प्रेशर, देन व्हाट विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी एट 3 बार प्रेशर। तो भाई पहले प्रेशर 1 बार है, बाद में प्रेशर 3 बार है, पहले सॉल्युबिलिटी 0.5 है, बाद में सॉल्युबिलिटी बतानी। तो हम कहेंगे ओके, हम लिख लेते भी M1 इक्वल्स टू 0.5 ग्राम पर लीटर, और P1 प्रेशर कितना है तो 1 बार। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम प्रेशर कितना है बच्चों, तो हम कहेंगे 3 बार, और सॉल्युबिलिटी तो आप बता दो। तो बच्चों अभी भी तो पढ़ा था हमने हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग M प्रोपोर्शनल टू P, है ना, फर्स्ट तो यही था। तो M प्रोपोर्शनल टू P, तो हम कहेंगे भाई M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू P1 अपॉन P2। ठीक है, अब M1 कितना है बच्चों, तो 0.5, M2 फाइंड करना है, प्रेशर पहले 1 बाद में 3, तो M2 आ जाएगा बच्चों 1.5 ग्राम पर लीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास गैस की सॉल्युबिलिटी दी हुई है, प्रेशर दिया हुआ है, सेकेंड टाइम में फिर से प्रेशर बढ़ा दिया, 3 गुना कर दिया, तो प्रेशर 3 गुना कर दिया, तो भाई सॉल्युबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट यानी कि KH, तो बच्चों KH की वैल्यू है 2 × 10⁵ मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, नाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर 1 प्रेशर 1 atm प्रेशर। अब प्रेशर अगर 1 atm हो तो आप गैस की सॉल्युबिलिटी बताएं। ठीक है, तो बच्चों 1 atm मतलब 760 मिलीमीटर मरकरी तो हुआ। तो या तो इस डेटा को किस में कन्वर्ट कर दो, ATM में, या फिर इस डेटा को कन्वर्ट कर दो मिलीमीटर में। अब हो जाएगा बच्चों, तो आपका फॉर्मूला है P गैस इक्वल्स टू KH X गैस। ठीक है, तो P गैस इक्वल्स टू KH X गैस। आपको बार बार से लग रहा होगा कि भाई सॉल्युबिलिटी प्रेशर पर डिपेंड करती है, तो बात वो भी सही है, तो X इक्वल्स टू KP। ठीक है, लेकिन ये जो K है ना बच्चों, ये 1 अपॉन हेनरी कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो X इक्वल्स टू 1 अपॉन KHP। तो वापस घूम फिर के आप पहुंच जाओगे P इक्वल्स टू KHX। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं करना है, एक ही बात है। अगर मैंने मान लो ऐसे बोल दिया हो कि भाई सॉल्युबिलिटी प्रेशर पर डिपेंड करती है, प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो सब एक ही बात है। ठीक है, अब चले, तो भाई P गैस इक्वल्स टू KH X गैस। अब क्या करना है, प्रेशर दिया हुआ है, मिलीमीटर में रख लेती हूँ 760, हेनरी कांस्टेंट है 2 × 10⁵ X गैस फाइंड कर लीजिए। तो X गैस हो जाएगा आपका 760 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁵।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने से बच्चों तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा solubility of gas in liquid या solubility of methane in benzene। क्लियर? तो यहाँ आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ हेनरीज लॉ। अगली क्लास में हम करेंगे हेनरीज लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल, चाहे वो एनसीईआरटी के हो, इन टेक्स्ट हो, सॉल्व हो, अनसॉल्व हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।